हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नया लेसन स्टार्ट करा रही हूँ। लेसन नंबर 3, निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम। इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। आपके जो पड़ोस के बाज़ार में एकल स्वामित्व की दुकानें हैं, बड़े फुटकर व्यापार संगठन है, या जिसका संचालन कोई कंपनी करती है ना, या साथ आप देखा होगा कि आपने कानूनी सेवा, स्वास्थ्य सेवा, अन्य सेवाएं प्रदान करने वाली इकाइयाँ हैं जिनके स्वामी एक से अधिक व्यक्ति अर्थात वे साझेदारी फर्म है। ये सभी क्या है, निजी स्वामित्व के संगठन है। जो आप आसपास देखते हो ना, ये दुकानें, ये सब निजी स्वामित्व के संगठन हैं। और सार्वजनिक जो होता है ना, उसमें क्या होता है, सरकार का स्वामित्व होता है ना। जिसमें आपने देखा होगा, रेलवे एक ऐसा संगठन है जिसका स्वामित्व और प्रबंधन पूर्णतः किसके पास होता है, सरकार के पास होता है ना। और आपके आसपास जो डाकघर है ना, डाकघर किसके अंडर में आता है, भारत सरकार के डाक एवं तार विभाग के स्वामित्व में आता है। लेकिन आजकल डाक सेवाओं का थोड़ा महत्व कम हो गया, क्योंकि आजकल निजी कुरियर सेवाएं ज़्यादा कार्य कर रही हैं। और एक है आपका, जैसे अनेकों व्यवसायिक इकाइयाँ जो है ना, एक से अधिक देशों में अपना व्यवसाय करती है, उसे भूमंडलीय उद्यम भी कहते हैं। यानी जो कई देशों में अपना व्यापार करती है उसे भूमंडलीय उद्यम कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद में अब है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। हमारे देश में सभी प्रकार के व्यावसायिक संगठन होते हैं, छोटे बड़े, औद्योगिक, व्यापारिक, निजी स्वामित्व वाले, सरकारी स्वामित्व वाले, है ना, सभी प्रकार के भाई। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें निजी भी है और सार्वजनिक भी है, सरकारी भी है। दोनों ही प्रकार की अर्थव्यवस्था है हमारी। इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो आपने पहले पढ़ा होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, जिसमें निजी क्षेत्र भी कार्य करता है और सार्वजनिक क्षेत्र या सरकार भी कार्य करती है। ठीक है। और निजी क्षेत्र में जो व्यवसायी होते हैं उनके स्वामी व्यक्ति होते हैं या व्यक्तियों का समूह होता है ना, जिसमें कई स्वरूप है जो आपने अभी पहले पढ़े थे, एकल स्वामित्व, साझेदारी, संयुक्त हिंदू परिवार, सहकारी समितियाँ, ये सब निजी स्वामित्व के अंतर्गत आती हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र में वे जो संगठन होते हैं उनकी स्वामी कौन होती है, सरकार होती है। सरकार ही उनका प्रबंध करती है। इन संगठनों का स्वामित्व पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से राज्य सरकार के पास होता है या केंद्र सरकार के पास होता है। या ये संगठन किसी मंत्रालय के अधीन भी हो सकते हैं, या संसद में पारित विशेष अधिनियम के तहत भी इनकी स्थापना की जा सकती है। मंत्रालय के अधीन का मतलब होता है जैसे रेल मंत्रालय है, तो ये मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। और संसद द्वारा पारित विशेष अधिनियम के, जैसे ये बैंक है, बीमा कंपनी है ना, इसमें संसद द्वारा पारित विशेष अधिनियम के तहत इनकी स्थापना की जाती है। और इन उद्यमों के माध्यम से सरकार अपने देश की आर्थिक गतिविधियों का में भाग लेती है। अब समय समय पर हमारे देश में कई प्रकार की नीतियाँ बनाई गई। जैसे आपके 1948 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव में सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में विकास के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है ना, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार की जो क्षेत्र है उनकी भूमिकाओं को स्पष्ट किया है। उसके बाद में 1956 के अंदर औद्योगिक नीति प्रस्ताव में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास और औद्योगिकरण की दर में तेजी लाने के उद्देश्य से कुछ जो है लक्ष्य निर्धारित किए गए, है ना। और सार्वजनिक क्षेत्र को ज़्यादा महत्व दिया गया। 1956 की जो नीति थी ना, उसमें सार्वजनिक क्षेत्र को ज़्यादा महत्व दिया गया। और 1991 में औद्योगिक नीति जो बनाई गई थी ना, उसमें क्या है, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश पर विचार किया। विनिवेश का मतलब होता है, पहले सरकार का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता था जिन उद्योगों के अंदर, अब सरकार क्या करती है, अपने इन्वेस्टमेंट को वापस ले रही है ना, बाहर विनिवेश का मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट, जिसे कहते हैं ना, पैसा वापस बाहर निकालना, है ना। इसमें क्या होता है, निजी क्षेत्र को स्वतंत्रता दी है, निजी क्षेत्र ज़्यादा काम करता है ना। और विदेशी निवेशक होते हैं ना, उनको भी आमंत्रित किए जाते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ना, ये जो अपना कारोबार एक से अधिक देशों में करती है, इनको भी जो है प्रोत्साहन मिलता है। यानी 1991 की जो नीति है ना, वो उदारीकरण का दौर है। उदारीकरण में क्या होता है, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाता है। ये मल्टीनेशनल कंपनी आती है ना, तो इनको ज़्यादा जो है आमंत्रित किया जाता है। इस प्रकार से 91 की पॉलिसी में ये सारी बातें हैं। तो 3 प्रकार की पॉलिसियाँ सरकार की बनी थी। 48 में जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों आया था। 56 में सार्वजनिक क्षेत्र को ज़्यादा महत्व दिया गया था। और 91 में जो है उदारीकरण का दौर है, जिसमें निजी जो है सरकार ने अपने जो है स्वामित्व को कम कर दिया, निजी क्षेत्र को ज़्यादा आमंत्रित किया। ठीक है, ये तो इसके बारे में कुछ बातें। अब अगला टॉपिक है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में संगठनों के स्वरूप क्या हैं। ठीक है ना। निजी के तो आपको मैंने बताया था ना, निजी क्षेत्र में कौन कौन से स्वरूप है, जैसे आपके एकल व्यापार है,
है ना, साझेदारी है, अविभाजित हिंदू परिवार है, सहकारी समितियां हैं, कंपनी, ये सब निजी क्षेत्र में होती है, ठीक है ना। अब है सार्वजनिक क्षेत्र में, है ना। सार्वजनिक क्षेत्र में क्या है, जिसमें जो है ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र जिन उद्यमों की स्वामी जनता या इसके संसद के माध्यम से या मंत्रालय के अधीन, है ना, जिसकी स्थापना की जाती है, वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आते हैं, ठीक है। और एक सार्वजनिक उपक्रम संगठन के किसी भी स्वरूप को अपना सकता है, लेकिन उसके कार्यों की प्रकृति और सरकार से उसके संबंधों पर निर्भर करता है कि संगठन का कौन सा स्वरूप उपयुक्त रहेगा, और ये उपक्रम की आवश्यकताओं पर भी निर्भर करता है ना। इसके साथ में जो है सामान्य सिद्धांत ये कहते हैं कि किसी भी सार्वजनिक उपक्रम को संगठनात्मक कार्य का निष्पादन करने के लिए उत्पादकता एवं गुणवत्ता के मानकों को सुनिश्चित करना चाहिए। अब जो है वैसे क्या है, सार्वजनिक जो उद्यम होता है ना, उसके 3 प्रकार होते हैं। पहला है विभागीय उपक्रम, ठीक है। अब विभागीय उपक्रम क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का सबसे पुराना एवं परंपरागत स्वरूप है ये। इस उपक्रम को किसी मंत्रालय के एक विभाग के रूप में स्थापित किया जाता है, और ये मंत्रालय का ही एक भाग या उसका विस्तार माना जाता है। सरकार इन्हीं विभागों के माध्यम से कार्य करती है, और ये सरकार की गतिविधियों के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। आपको पहले मैं बताया ना, जैसे रेल मंत्रालय, है ना, तो रेल मंत्रालय किसके अंदर आता है? सरकार के अंदर में आता है। ये विभागीय उपक्रम का ही एक उदाहरण है रेल मंत्रालय, है ना। रेल मंत्रालय नाम सुना होगा ना, एक मंत्रालय के अधीन इसका कार्य चलता है ना सारा। इसका गठन भी जो है स्वायत्ता या स्वतंत्र संस्था के रूप में नहीं किया जाता है। इनका स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व भी नहीं होता। इस सरकार के अधिकारियों के माध्यम से ये सारा कार्य किया जाता है, यानी अलग से इनका अस्तित्व नहीं है, सरकार ही इनको चलाती है। और इनके कर्मचारी क्या होते हैं? सरकारी कर्मचारी होते हैं। ये उपक्रम केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन हो सकते हैं। इसमें केंद्र या राज्य सरकारों के नियम लागू होते हैं। और इन उपक्रमों के उदाहरण देखिए, रेलवे, डाकतार विभाग, है ना, सुना होगा, ये सब मंत्रालय के अधीन आते हैं, ठीक है। अब ये जो निगम है आपके विभागीय उपक्रम के, इसकी विशेषताएं देखिए। इन उपक्रमों के लिए धन सरकारी खजाने से सीधा आता है, और इसका नियोजन सरकार के बजट में किया जाता है। इसके द्वारा अर्जित राजस्व को सरकारी खजाने में जमा कराया जाता है। समझ में आया क्या होता है इसमें? पैसा कहाँ से आता है? सरकार के खजाने से आएगा, ठीक है ना। और सरकार जब बजट पेश करती है ना, तब इनके लिए जो है बजट जो है आवंटन करती है कि रेलवे पर कितना खर्च किया जाएगा, संचार पे कितना किया जाएगा, डाकतार पे कितना किया जाएगा। तो सब सरकार के द्वारा बजट में इसका निर्धारण कर दिया जाता है। और जो भी इनकम होती है ना, तो वो इनकम भी सरकारी खजाने में ही वापस जमा कराई जाती है। दूसरा है, अन्य सरकारी क्रियाओं के समान इन पर भी लेखांकन और अंकेक्षण नियंत्रण लागू होते हैं। जो सरकारी क्रियाएं होती है, दूसरे कार्य होते हैं ना, उनके जैसे ही इसमें भी जो है अकाउंटिंग है, अंकेक्षण का मतलब ऑडिट, है ना, वो सारे नियम लागू होते हैं। इन उपक्रमों के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं। इनकी भर्ती सेवा शर्तें वही होती है जो सरकार के सीधे तौर पर अधीन कर्मचारियों की होती है, यानी कि जो भर्ती होती है ना कर्मचारी, जैसे रेलवे में कोई कर्मचारी की रेलवे भर्ती आती है ना, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा होती है, तो ये सरकार के द्वारा जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उसी तरह से होती है। और इनके मुखिया जो है IAS अधिकारी होते हैं और नागरिक सेवा में होते हैं, और इनका स्थानांतरण एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में भी किया जा सकता है। अगला है, ये सरकारी विभाग का प्रमुख उपमंडल माना जाता है, सीधे मंत्रालय के नियंत्रण में होता है, यानी कि इसका सारा कार्य मंत्रालय के अधीन ही आता है और कंट्रोल भी वहीं से किया जाता है। ये मंत्रालय के प्रति जवाबदेह होते हैं क्योंकि इनका प्रबंधन सीधे संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है, यानी कि इनको जवाब किसको देना पड़ा? मंत्रालय को। जैसे रेलवे में कोई भी घटना घटित हो जाए कुछ, तो मंत्रालय को जवाबदेही होती है, देनी पड़ती, ठीक है। ये तो इसकी विशेषता है। अब इसके लाभ, पहला है, संसद के लिए इनका प्रभावी नियंत्रण सुगम होता है ना, इन पर आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा है, इसमें उच्च स्तर की सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है, यानी कि ये जनता के सामने यानी संसद में जवाब देना पड़ता है। जो ये मंत्रालय होता है ना, रेल मंत्री वगैरह होता है ना, अगर कोई भी घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इनको जवाब संसद में देना पड़ता है। संसद में देने का मतलब क्या है? जनता को मालूम पड़ जाती है सारी बातें क्या है। इसमें उपक्रम की अर्जित आगम को सरकारी खजाने में चली जाती है, और ये सरकार की आय, यानी कि जो भी इसमें इनकम होती है वो सरकार के खजाने में जाएगी, सरकार की इनकम मानी जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से ये सबसे अधिक उपयुक्त है क्योंकि ये मंत्रालय सीधे मंत्रालय के नियंत्रण और निरीक्षण में होता है।
सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे जो है श्रेष्ठ है ये। नेक्स्ट है इसकी सीमाएं, यानी कि सीमाएं का मतलब इसकी कमियां क्या क्या है। इस प्रकार के संगठन में लचीलेपन कमी होती है, जबकि व्यवसाय को सुगमता से चलाने के लिए लचीलापन का मतलब होता है जो हम आवश्यकता अनुसार उसमें कुछ चेंज कर सके, फ्लेक्सिबल जो कहते हैं ना अपन, वे चेंज। तो इसमें अपन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सरकार के अंडर में विभाग मंत्रालय के अधीन चलता था, इसमें हम जो है चेंजेस नहीं कर सकते इजीली। कर्मचारी विभागाध्यक्ष बिना संबंधित मंत्रालय के अनुमोदन के किसी भी मामले में स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते। इस कारण से ऐसे निर्णय लेने में देरी हो जाती है जिसमें तुरंत निर्णय की आवश्यकता हो। यानी कहने का मतलब है इसमें जो कर्मचारी होते हैं, जो विभागों के अध्यक्ष होते हैं, वो खुद स्वयं निर्णय नहीं ले सकते हैं। मंत्रालय की अनुमोदना जरूरी होती है। अनुमोदन होने के बाद में ही निर्णय ले सकते हैं। जिससे क्या होता है, कई बार क्या होता है, अगर हमें कोई ऐसे अवसर है तुरंत निर्णय लेना है तो उसमें क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। ये उपक्रम व्यावसायिक उपक्रमों का लाभ नहीं उठा पाते। सरकारी अधिकारियों द्वारा अनुमति प्रदान करने पर ही अत्यधिक सतर्कता बरतने और रूढ़िवादिता के कारण ये उपक्रम जोखिम भरे कार्य भी नहीं करते हैं। नहीं, ज़्यादा जोखिम भी ये नहीं उठाते, क्योंकि सरकार अधिकारियों की अनुमति के बिना जो है ये कार्य नहीं कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन के कार्यों में अत्यधिक लाल फीताशाही है एवं उचित प्रक्रिया के पूरा होने पर ही कार्यवाही प्रारंभ हो सकती है। यानी कि रोज़मर्रा के जो काम होते हैं ना, उसमें लाल फीताशाही का मतलब होता है देरी से कार्य होना। तो ऐसा इसमें चलता है ना, ऐसा होता है जनरली। तो कोई भी कार्यवाही है इसको पूरा होने में बहुत समय लग जाता है। मंत्रालय के माध्यम से राजनीतिक हस्तक्षेप भी ज़्यादा होता है, क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप होगा ही, क्योंकि मंत्रालय में कौन होते हैं, राजनीतिक व्यक्ति होते हैं। ये संगठन उपभोक्ता की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील नहीं होते। उनके द्वारा प्रदत्त सेवाएं भी अपर्याप्त होती है। इनकी जो सेवा है जो देते हैं उसमें जो है मतलब पर्याप्त सेवाएं नहीं दे पाते हैं ये, जितनी उपभोक्ताओं को आवश्यकता है। यानी कि अच्छी सेवाएं, उत्तम क्वालिटी की सेवाएं कई बार देने में समर्थ नहीं होते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है वैधानिक निगम, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।